मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि अनुज लुगुन की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है इंद्रावती। ये कहना आज गुनाह होगा कि इंद्रावती में तैर रही लाशों का अपना पक्ष है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि आप नदी में डूबते रहें और आपके जीवित होने का भ्रम भी बना रहे। यह कहना आज गुनाह होगा कि इंद्रावती में तैर रही लाशों का अपना पक्ष है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि आप नदी में डूबते रहें और आपके जीवित होने का भ्रम भी बना रहे। नदी में हर कोई तैर नहीं सकता। तैरने के लिए कला नहीं, साहस चाहिए। इंद्रावती में तो तैरना इतना आसान नहीं है। ये जंगल पहाड़ों की नदी है। ऐसी नदियों का रास्ता आदिवासियों के घरों तक जाता है। कवि केदारनाथ सिंह कह गए हैं कि नदियां शहरों का आरंभ होती हैं और शहर नदियों का अंत। तो क्या पानी में तैरती लाशें नदियों के पक्ष में शहर के खिलाफ थीं? क्या उनका यही पक्ष है या इसका कोई दूसरा अर्थ भी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन तय करते हैं? ये बहुत कठिन समय है कहने के लिए कि नदियों को बचाना है तो शहादत के रास्ते चलना होगा। जो चलेंगे वो मारे जाएंगे अपने ही वंश सूत्रों के द्वारा, और उनकी लाश भी एक दिन नदियों में तैर रही हो। इंद्रावती में तैर रही लाशें उसका शोक नहीं है। वो अपराधी नहीं थे कि उसके लिए वो शर्मिंदा हो। ये इतिहास की अधूरी व्याख्या है कि जो विपक्ष में गए वो देशद्रोही कहलाए। आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये तो नहीं कि इतिहास की गलत व्याख्या बढ़ती जाए और दफन कर दिया जाए जिंदा सबूतों को। इंद्रावती से खतरा है उन लोगों को जो राष्ट्रीय अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने पानी की आजादी सेंसेक्स के सांड के आगे गिरवी रख दी है। वही तो है हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों का सरगना। अक्सर वो लाल रंग देखकर भड़क उठता है। और कितनी लाशें तैर सकती हैं इंद्रावती में? और कितनी पीढ़ियां शामिल होंगी राष्ट्रीय अपराध में? इंद्रावती के लोगों के सवाल पुराने हैं। उनकी उम्र शेयर मार्केट से ज्यादा है। नदियों के नाम पर वो कहीं भी फिर से पैदा हो सकते हैं। और कितनी लाशें तैर सकती हैं इंद्रावती में? और कितनी पीढ़ियां शामिल होंगी राष्ट्रीय अपराध में? इंद्रावती के लोगों के सवाल पुराने हैं। उनकी उम्र शेयर मार्केट से ज्यादा है। नदियों के नाम पर
वो कहीं भी फिर से पैदा हो सकते हैं। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मुखौटा। अंबेडकर हैं इसलिए कम्युनिस्टों का मुखौटा दिखता है। कम्युनिस्ट हैं इसलिए अंबेडकरवादियों का मुखौटा दिखता है। इन दोनों के होने से संघियों का मुखौटा उतरता है। अंबेडकर हैं इसलिए कम्युनिस्टों का मुखौटा दिखता है। कम्युनिस्ट हैं इसलिए अंबेडकरवादियों का मुखौटा दिखता है। इन दोनों के होने से संघियों का मुखौटा उतरता है। कांग्रेसी मुखौटा के लिए कभी यहां तो कभी वहां भटकते रहते हैं। कांग्रेसी मुखौटा के लिए कभी यहां तो कभी वहां भटकते रहते हैं। समाजवादी ठीक से समझ नहीं सके हैं कि जाति का मुखौटा सही है या धर्म का या वर्ग का। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच के लिए अक्सर मुखौटा नोचना होता है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच के लिए अक्सर मुखौटा नोचना होता है। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। शीर्षक है रसोई जनतंत्र। जो अंडा खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो मछली खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो बीफ खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारियों के लिए विस्थापित किए जाएंगे। जो अंडा खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो मछली खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो बीफ खाते हैं वो विस्थापित होंगे। जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारियों के लिए विस्थापित किए जाएंगे। और ठीक ऐसे ही कभी विस्थापित किए जाएंगे शाकाहारी मांसाहारियों की दुनिया से। जो स्वाद नहीं जानते दूसरों के खाने का, जो आहार नहीं जानते दूसरों के पेट का, वो अपने स्वाद के लिए दूसरों को अपनी रसोई से दूर रखते हैं। ये संस्कृति का ऐसा आदर्श है जिसमें दूसरों को चबा जाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है। जो बगुला भगत होकर लोमड़ी की कथा दोहराते हैं, जो लोमड़ी होकर बगुले को सुराही में खाना परोसते हैं, वो हैं रसोई जनतंत्र के लोग। वो हैं संवैधानिक जनतंत्र के रोग। ऐसे जनतंत्र से नहीं चल सकता रिश्तों का पहिया। ऐसे जनतंत्र से नहीं चल सकता रिश्तों का पहिया। नहीं बच सकती आदमी होने की गंध। नहीं बच सकती आदमी होने की गंध। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है 1000 बरस। 1000 बरस तक है संस्कारों से लड़ना। 1000 बरस तक है संस्कारों से लड़ना। 1000 बरस तक खुद को जीतना। 1000 बरस से जिस गरिमा से वंचित हुए,
1000 बरस से जिन चीजों से कैद हुए, 1000 बरस तक है उनसे मुक्ति का संघर्ष। इन्हीं बरसों में हमने चलना सीखा, इन्हीं बरसों में हमने सीखी नैतिकता, इन्हीं बरसों के आदर्श में कैद हुए, इन्हीं बरसों में राजा और रंक हुए। 1000 बरस का है ये इतिहास, 1000 बरस की है ये गति। कभी भूल हुई पक्षधरता में, कभी चूके आदमी होने से। 1000 बरस कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं। 1000 बरस के बाद भी हैं और 1000 बरस। 1000 बरस कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं। 1000 बरस के बाद भी हैं और 1000 बरस। 1000 बरस तक है संस्कारों से लड़ना, 1000 बरस तक है खुद को जीतना। 1000 बरस से जिस गरिमा से वंचित हुए, 1000 बरस से जिन चीजों से कैद हुए, 1000 बरस तक है उनसे मुक्ति का संघर्ष। 1000 बरस तक है उनसे मुक्ति का संघर्ष। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक रंग मेरा भी है। जो वर्चस्व चाहते हैं वो स्वायत्तता नहीं चाहते, वो फूलों का खिलना नहीं चाहते, वे बच्चों का तुतलाना नहीं चाहते। औरतों को तो वो मर्दानगी की संपत्ति समझते हैं। सेना हमेशा उनके लिए संविधान की जगह लेती है। जो वर्चस्व चाहते हैं वो स्वायत्तता नहीं चाहते, वो फूलों का खिलना नहीं चाहते, वो बच्चों का तुतलाना नहीं चाहते। औरतों को तो वो मर्दानगी की संपत्ति समझते हैं। सेना हमेशा उनके लिए संविधान की जगह होती है। स्वायत्तता आदमी के लिए हवा की तरह होती है। स्वायत्तता आदमी के लिए हवा की तरह होती है। जरूरी है खिड़की दरवाजे का खुला होना। ये बंद हो तो हिंसा होती है। शासन की इच्छा के अंदर से पनपती है ये हिंसा। आदमी अपनी पहचान का रंग चाहता है। अपने रंग के लिए वो चिनाब हो जाना चाहता है, झेलम हो जाना चाहता है। कभी कभी वो बोडो हो जाना चाहता है तो कभी नागा। वो बस्तर भी हो जाना चाहता है, जबकि शासन चाहता है सब कुछ उसके झंडे के रंग का हो जाना। स्वायत्तता अलगाव नहीं है। स्वायत्तता अलगाव नहीं है, ये विविधता है धरती के रंगों की। ये स्वाभाविक है वनस्पतियों की तरह। जो स्वाभाविक है वो खिल जाए तो दुनिया सुंदर लगती है। जो स्वाभाविक है वो खिल जाए तो दुनिया सुंदर लगती है। लेकिन जो वर्चस्व चाहते हैं वो स्वायत्तता नहीं चाहते।
वो फूलों का खिलना नहीं चाहते, वो बच्चों का तुतलाना नहीं चाहते। औरतों को तो वो मर्दानगी की संपत्ति समझते हैं। सेना हमेशा उनके लिए संविधान की जगह लेती है, सेना हमेशा उनके लिए संविधान की जगह लेती है। लेकिन जो स्वाभाविक है वो खिल जाए तो दुनिया सुंदर लगती है। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। शीर्षक है बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। नाक में मास्क लगाकर तो रोज जिया नहीं जा सकता, और न ही इसके लिए घर में दुबक कर बैठा जा सकता है। सांस लेने के लिए खुली जगह की जरूरत होती है। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। नाक में मास्क लगाकर तो रोज जिया नहीं जा सकता, और न ही इसके लिए घर में दुबक कर बैठा जा सकता है। सांस लेने के लिए खुली जगह की जरूरत होती है। हम बंद हो रहे हैं सब ओर से, हम बंद हो रहे हैं सब ओर से। इतिहास में एक तारीख दर्ज है हिटलर के नाम। गैस चैम्बर में दम घुटकर मर गए लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। इतिहास की वो एक घटना थी जो राजनीतिक थी। इतिहास से हम सीख ले सकते हैं कि राजनीतिक घटनाएं भी ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जंगल कट रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है। इसे इस तरह भी समझा जाना चाहिए कि किसी एक आदमी या किसी एक रंग की जातीयता और राष्ट्रीयता की बात अचानक लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। इसे इस तरह भी समझा जाना चाहिए कि किसी एक आदमी या किसी एक रंग की जातीयता और राष्ट्रीयता की बात अचानक लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है ये दान का समय नहीं। ये दान का समय नहीं है। कबूतरों से उनके पेड़ विस्थापित हो चुके हैं। जड़ों में पानी नहीं कि वो सूख न सकें। बारिश अब मौसम की मार झेल रही है, और एक मजदूरिन अपने स्त्री होने का गीत गा रही है। हां, अब यह दान का समय नहीं। अब यह दान का समय नहीं। दया निर्वासित है अपनी आत्मा से। धर्म हत्यारा है ईश्वर का। दयावान होना अब कोई मुहावरा नहीं। मसीहा होने के लिए भी हत्या जरूरी है। एक कबूतर के लिए एक पेड़ का दान ठीक नहीं। जड़ों को जमीन कौन दे सकता है दान में? बारिश को भला कौन दे सकता है बादल दान में?
और वो मजदूर जो गीत गा रही है उसे तो अब तक ठीक से उसकी मजदूरी भी नहीं मिली। माफ करें सभी धर्म ग्रंथ, अपने दान का उपदेश शीघ्र स्थगित करें। माफ करें सभी धर्म ग्रंथ, अपने दान का उपदेश शीघ्र स्थगित करें। ये दान का समय नहीं है, ये दान का समय नहीं है। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कविता का डर। एक आदमी कविताओं के साथ पकड़ा गया और कहा गया कि वो नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी थैली में अवतार सिंह पाश और ब्रेख्त की कविताएं थीं। साथ ही भगत सिंह के दस्तावेज भी। जब्त साहित्य को देखकर लगता था कि पाब्लो नेरुदा उसके प्रिय कवि रहे होंगे। ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। लोग सतर्क हो गए और संदेह के साथ कवियों और उनकी कविताओं को देखने लगे। लोग ये समझ नहीं रहे थे कि ये साहित्य पर शासन का दखल है या चेतना पर किया जाने वाला राजनीतिक हमला। और उन्होंने मान लिया कि साहित्य को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये अजीब बात है कि उस आदमी के साथ कविताओं को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी भाषा को व्याकरण की सत्ता के विरुद्ध खड़े होने का दोषी माना गया। ब्रेख्त, पाश और नेरुदा भी अपराधी माने गए। यह साहित्य की समझ का फेर नहीं था, यह शासन करने का तरीका है। इंसान के मस्तिष्क को अपहरण करने का कानूनी तरीका। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल है। यह बात कविता में यहां भी दिख रही थी। यह बात कविता में यहां भी दिख रही थी। और अब सुनिए अनुज लुगुन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अल्पसंख्यक। उनकी संख्या कम होती जाएगी। वो आस्था और भक्ति के जबड़े पर तिनकों की तरह होंगे। तर्क की कब्र पर उन्हें छपाया जाएगा। जब इंद्रधनुषी छवियां गढ़ी जा रही होंगी, उन्हें धकेला जाएगा अंधे कुओं में। अपनी भाषा में बोलना उनके लिए अपराध होगा। क्रूरता और हिंसा के सामने वो अल्पसंख्यक होंगे। धर्म का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है। जाति का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है। नस्ल या रंग का होना अल्पसंख्यक होना हो सकता है। लेकिन यह सब गैर जरूरी हो जाएगा। अल्पसंख्यक होना
आदिवासी होना नहीं होगा, अल्पसंख्यक होना मुसलमान होना नहीं होगा, अल्पसंख्यक होना हिंदू होना नहीं होगा। जो सच को सच की तरह बोलेंगे वो अल्पसंख्यक होंगे, जो सवाल करने वाले होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। न्यायालयों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, न्यायालयों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी। प्रायोजित भीड़ उन्हें भेड़ियों की तरह चौराहों पर नोचेगी, वो बूटों से रौंदे जाएंगे, सगे संबंधी चुप रहने की सलाह देंगे। अल्पसंख्यक होना बेफायदे की बात होगी, अल्पसंख्यक होना साहस की बात होगी, अल्पसंख्यक होना बेफायदे की बात होगी, अल्पसंख्यक होना साहस की बात होगी। उनकी संख्या कम होती जाएगी, वो आस्था और भक्ति के जबड़े पर तिनकों की तरह होंगे।